आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे उन टॉपिक की जो दोनों परीक्षाओं से कनेक्ट होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों परीक्षाएं देते हैं, अर्थात लेवल 1 भी देते हैं, लेवल 2 भी देते हैं। मैं आपको अलग अलग कैटेगराइज सेशन भी प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है आपको। लेकिन यहाँ पर हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरू कर रहे हैं जो दोनों परीक्षाओं के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एलसीएम और एचसीएफ। लेवल 1 अपने स्तर पर जो प्रश्न पूछता है टॉपिक के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेवल 2 की जो डिफिकल्टी लेवल होती है उस पर भी मैं बात करूंगा। जिस टॉपिक को आप लोग देख रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है कि शिक्षक भर्ती जो टीचिंग वैकेंसीज होती हैं उसकी किसी भी पात्रता परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप सीटेट देते हैं उसमें भी आपको एलसीएम एचसीएफ पात्रता परीक्षा में जरूर आपको एक प्रश्न कनेक्ट करता देता है, 2 देता है। आप यूपी की परीक्षाएं देते हैं, बिहार की परीक्षा देते हैं, राजस्थान की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल लेवल पर कोई परीक्षा देते हैं, हर परीक्षा में अगर पात्रता परीक्षा है या मुख्य परीक्षा की भी बात करें तो एलसीएम एचसीएफ वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विश्वास मानिए, आज अगर आप एलसीएम एचसीएफ को समझते हैं मेरे से, तो आपको यह आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इस बात का आपको वादा करता हूं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में जो कॉपी बनाए हैं मैथ्स की, उसमें एक टॉपिक हेडिंग करिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं आपको इसको 10 मिनट के अंदर एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो परीक्षा से इस टॉपिक को एकदम कनेक्ट कर देगा, आपके दिमाग में इसकी सारी टेक्निकल बातें और सारी मुख्य बातें आपके अंदर डाल देगा। थोड़ा सा इसके अगर हम लोग बाय वर्ड इसके प्रोनाउंसिएशन पर जाते हैं तो आप एलसीएम को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इट इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ बातें आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि ये जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, मैंने जिस चीज को नोटिस किया है कि बहुत लोग इसके सवालों पर ज्यादा फोकस करते हैं और जब परीक्षा में चीजें आती हैं तो फिर आपको एकदम डिफरेंट लगने लगती है। यह टॉपिक पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, डेफिनेशन ओरिएंटेड है। अगर आपने यहाँ पर लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया, फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया, केवल न्यूमेरिकल पर आप चले गए, तो आप इसमें जो सबसे इसकी मुख्य बातें हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स है, उसको कभी क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है इसकी फैक्ट को समझना, इसकी डिफिनेशंस को समझना। इसलिए मैं आपको एक एक शब्द क्लियर करते हुए चल रहा हूं। एलसीएम को मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी क्रम में मैंने अगर एचसीएफ का भी एक्सप्लेन किया तो मैं कहूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में दोनों इन्वॉल्व शब्दों की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लीस्ट। लीस्ट को हम कहते हैं सबसे कम। लीस्ट को क्या कहते हैं? सबसे कम। जो सबसे छोटा हो किसी समूह का लीस्ट कहलाता है। हाईएस्ट को कभी जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं, और हाईएस्ट को हम सबसे अधिक कहते हैं। सबसे अधिक। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि दोनों में एक शब्द लिखा है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन। कॉमन को हम कहते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। यहां है या यहां है, कॉमन का अर्थ ही उभयनिष्ठ होता है। और यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द लिखे हैं जिनके आधार पर ही चैप्टर की कैटेगरी बनती है, एक शब्द लिखा है आप लोग नोटिस किए होंगे, मल्टीपल। मल्टीपल को हम लोग कहते हैं हिंदी में गुणज, गुणज कहते हैं, और फैक्टर को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर को क्या कहते हैं? गुणनखंड। अगर आपने परिभाषा पढ़ी है एलसीएम और एचसीएफ की तो आपको जरूर इनके बारे में जानकारी होगी। आपने सुना होगा वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, लासा कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मासा कहलाती है आपकी, सॉरी, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक, देखिए अगर हम डिफिनीशन को यहां पर दोनों की पढ़े हैं तो डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा होगा? वह सबसे, जैसे अगर हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके, उसे हम लासा कहते हैं। मासा के लिए कहा जाता है वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, उसे हम मासा कहते हैं। आप इनमें केवल डिफिनीशन में ही कंट्राडिक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट में भी कंट्राडिक्शन पाते हैं। यह सबसे छोटा होकर के भी और यह सबसे बड़ा होकर के भी अगर जब कंपेयर किया जाता है किसी एक ही संख्या समूह के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको जो छोटा होता है वो बड़ा दिखता है और बड़ा जो होता है छोटा दिखता है। इसका कारण केवल और केवल एक चीज है, वो है मल्टीपल और फैक्टर। क्योंकि इन दोनों के समूह अलग अलग होते हैं, जहां से इनको लिए जाते हैं दोनों के समूह अलग अलग होते हैं। मतलब जो हम वर्किंग करते हैं नंबर्स की, वो अलग अलग वर्किंग करते हैं। हम उन्हीं संख्या समूह का मल्टीपल निकालते हैं, हम उन्हीं संख्या समूह का फैक्टर निकालते हैं। हम फैक्टर्स में सबसे बड़ा लेते हैं और हम मल्टीपल में सबसे छोटा लेते हैं। इसी आधार पर लासा और मासा की डेफिनेशन क्रिएट होती है। अब क्योंकि हम लासा मासा पढ़ ही रहे हैं तो जरूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाने क्या
क्या चीज? मल्टीपल। क्या चीज? फैक्टर। क्योंकि आपको अपने सवालों में, अपने लॉजिक में कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, ए बी सी डी ऐसे कुछ करके नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इन नंबर समूह का आप एलसीएम फाइंड करो। क्या फाइंड करो? लासा अर्थात एलसीएम फाइंड करो। और कहा जाएगा इन नंबर समूह का एचसीएफ फाइंड करो अर्थात मासा फाइंड करो। इस प्रकार से हमें एक ही समूह नंबर्स का मिलेगा या अलग अलग समूह भी मिलेगा। मतलब हम एक समूह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर अभी हम लासा मासा की तरफ भी हम करने चल रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे पास अगर एक ही नंबर समूह है तो हमसे कहा जाएगा इस नंबर समूह का आप लासा निकालो या इस नंबर समूह का आप मासा निकालो। तो अब लासा मासा को हम तभी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं जब हमें जानकारी हो किसके बारे में? मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो इसलिए आपकी कॉपी में हेडिंग होनी चाहिए क्या? अबाउट मल्टीपल एंड फैक्टर। नोट कर लीजिए सभी लोग, मल्टीपल एंड फैक्टर। थोड़ा सा डेफिनेशन भी समझिएगा और एक लॉजिक से हम कंफर्म करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग गुणज कहते हैं, हिंदी में गुणज कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। डेफिनेशन अगर समझेंगे तो गुणनखंड क्या होता है? किसी भी दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक है, ये विभाजित करता है, किसी भी संख्या को विभाजित करता है। दूसरी चीज अगर हम गुणज की बात करें तो यह किसी भी संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, इसकी बात अगर किया जाए तो यह किसी भी संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित करता नहीं है, यह विभाजित होता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं आपको कह दूं कि एक नंबर ले लो आप पहले। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। आप एक नंबर ले लो अपनी मर्जी से, चाहे जो। अगर हम उस नंबर की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से ले ले, सपोज करिए मैंने 12 ले लिया। क्या ले लिया? 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72। ऐसे पढ़ते जाएंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। अब मत सोचिएगा कि स्कूल में हमको पढ़ाया गया 12 धाम में 120 पे रुक जाइए। ये 12 का पहाड़ा ऐसे अनंत तक बढ़ता जा सकता है। अर्थात जब आप लोग गुणज काउंट करेंगे तो गुणज आप कभी गिन नहीं पाएंगे। पहाड़ा किसी भी संख्या समूह का या किसी भी संख्या का उसके सभी मल्टीपल्स प्रोवाइड करता है। अर्थात यहां पर जो आप लोग नंबर प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी की बात अगर किया जाए, ये सब के सब मल्टीपल हैं। क्या है भाई? ये सब के सब मल्टीपल हैं, अर्थात ये सब के सब गुणज हैं। क्या है इसको कहेंगे हम लोग? सबको गुणज कहेंगे। अब आती है बात फैक्टर्स की। किसकी आती है? फैक्टर्स की। ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे जो 12 को विभाजित कर दे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी दी गई संख्या को विभाजित करने वाली पहली संख्या कौन होती है? एक होती है। एक दुनिया में किसी भी संख्या को विभाजित कर सकती है। तो हमने देखा एक ने 12 को भी विभाजित किया 12 बार जाकर के। फिर दूसरा नंबर 2 का आया, 2 ने विभाजित किया 6 बार जाकर। फिर तीसरा नंबर 3 का आया, 3 ने विभाजित किया 4 बार जाकर के। ये जो समूह आपको प्राप्त हुआ, ये जो संख्याओं का समूह प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? फैक्टर कहते हैं, अर्थात गुणनखंड कहते हैं। अब इसको हमने गुणनखंड कहा, उसको हमने गुणज कहा। अब इस बात को समझिए और इनकी कैटेगरी समझिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इस बात को भी समझिए और इनकी कैटेगरी समझिए कि क्या होते हैं फैक्टर और क्या होते हैं मल्टीपल। तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने डेफिनेशंस में भी इस चीज को बताया कि जो गुणनखंड होते हैं, ये दी गई संख्या को ये विभाजित करते हैं। ठीक है, ये विभाजित करते हैं। और जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या नाम है, गुणनखंडों गुणजों की बात करें, तो यह विभाजित होते हैं, या विभाजित होते हैं। करेक्ट है, या विभाजित होते हैं। अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो गुणनखंड हमेशा संख्या, जो संख्या आपकी दी गई है, संख्या से छोटे छोटे या बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, क्योंकि संख्या खुद की अपनी गुणनखंड भी होती है। जैसे अगर हम गुणनखंड किसी संख्या की काउंट करना चाहें तो पहला गुणनखंड संख्या के लिए 1 होता है और अंतिम गुणनखंड संख्या खुद ही होती है, क्योंकि खुद से भी कोई संख्या कट जाती है और 1 तो प्रत्येक दी गई संख्याओं को काट ही देता है। गुणजों की बात करें तो यह संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं। ठीक है, संख्या से बड़े होते हैं। अगर आप कभी गुणज निकालिए तो गुणज सभी दी गई संख्याओं से लगभग बड़े होते हैं। अगर हम 12 की बात करें तो 12 खुद का एक गुणज भी है। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। करेक्ट है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको तो आप लोग समझ ही लिए होंगे। हम गुणनखंडों को गिन सकते हैं, जैसे इसे काउंट किया जा सकता है, अर्थात गिना जा सकता है। जब आप गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंडों को हम गिन सकते हैं। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं आप इनको काउंट कर सकते हैं, अर्थात गिन सकते हैं। जबकि जो गुणज होते हैं वो अनगिनत होते हैं, ये अनगिनत होते हैं।
ये अनगिनत होते हैं। आप गुणजों की बात करिए किसी संख्या की, पहाड़े का कहीं और छोर नहीं है, पहाड़ा अंत तक इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए आप उसको लेकर चिंता मत करिएगा। उन्हें हम अनगिनत रूप से काउंट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई अलग से चैप्टर नहीं बनता है। जबकि गुणनखंडों को लेकर के एक चैप्टर बनता है, वो भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस हिसाब से आपको ध्यान देना है कि जो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन हम गुणजों को गिन नहीं पाते, लोग अनगिनत होते हैं। इस हिसाब से इनकी डेफिनेशंस हम लोग समझते हैं। कई और बातें भी जनरेट होती हैं, जिसमें हम आप कहें कि सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, तो कहेंगे 1 है। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, वह संख्या खुद है। गुणज की बात करिए, सबसे छोटा गुणज कौन है, संख्या खुद है। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, नहीं बता सकते हैं। इस बात को भी आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो यह गुणनखंड और गुणज की एक जनरल डेफिनेशन हुई है, बिना इसके आप लासा और मासा की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कभी कहूं कि हमको कुछ संख्याओं का लासा फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या बोला मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें कुछ संख्याओं का लासा अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो आपको यह बताना है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो लासा होता है, हिंदी में इसको स्टार्ट में थोड़ा सा लासा लिख देते हैं, यह क्या होता है, यह वह सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होगी जो कि प्रत्येक दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके, संख्याओं से विभाजित हो सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर कभी कोई लासा की डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप बताइए यह सबसे छोटी संख्या होगी जो कि प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। यहां पर आप एक शब्द पूर्णतः जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो सके। जैसे अगर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिया, सपोज करिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, इसी प्रकार से कुछ नंबर्स लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं इन दी गई सभी संख्याओं का लासा निकालिए, तो आप कहोगे सर लासा वह सबसे छोटा नंबर होगा जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि वह विभाजित होता है, इसका मतलब है कि लासा कभी भी किसी भी संख्या से छोटा नहीं होगा। दी गई किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है, इसको आपको लिखना है। लासा दी गई प्रत्येक संख्याओं में जो सबसे बड़ा होगा या तो वही होता है या उससे बड़ी संख्या लासा कहलाती है। तो लासा कभी भी किसी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, आप उसको भी समझिएगा, डेफिनेशंस भी समझिएगा, तो सब कंफर्म हो जाएगा। लासा को लेकर के आपके अंदर की थॉट कंफर्म हो जाएगी। जैसे क्या, अगर मैंने 2 नंबर लिखा, एक मैंने लिखा 12, एक मैंने लिखा 15, एक मैंने लिखा 20, ऐसे 3 नंबर हमने लिखा। हमने कहा इनका लासा बताइए। अब आपको ये पता है किसका लासा क्या होगा, हो सकता है आपको वर्बल कंफर्म हो, लेकिन अगर डेफिनेशन से जाइए और इसके लॉजिक को समझना चाहें तो सबसे पहली लॉजिक जो मैंने परिभाषा में लिखा है कि वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब क्योंकि इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, अर्थात सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। अब गुणज क्या है, प्रत्येक का पहाड़ा है। सबसे छोटा गुणज जो उभयनिष्ठ हो, जो प्रत्येक में कॉमन हो, वही आपका लासा है। इसके लिए हमें प्रत्येक के गुणज पर काम करना चाहिए, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। समझिए, केवल डिफिनीशन और लॉजिक समझिए, यहीं से बहुत सारे सवाल आपको देखने को और समझने को मिलेंगे। जैसे 12 की बात करो, 12 का पहाड़ा करिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 12 सत्ते 84, ऐसे बढ़ते जाइए। ऐसे 15 का पहाड़ा करिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, ऐसे बढ़ते जाइए। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ऐसे बढ़ते जाइए। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ बढ़ के हम आगे जा रहे थे। आप बताइए प्रत्येक के पहाड़े में वह कौन सी संख्या नजर आई जो सबके पहाड़े में अवेलेबल है। तो मैंने देखा कि 60 सबके पहाड़े में अवेलेबल है और सबसे छोटी संख्या है। इसलिए अगर इस समूह की बात करिए तो 60 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा।
अगर कटने की बात होगी तो 60 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, जितनी संख्याएं मिलेंगी 120, 180, जितनी संख्याएं मिलेंगी वो सब की सब प्रत्येक से पूर्णता विभाजित होंगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 60 है, जो प्रत्येक से पूर्णता विभाजित होगी। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक समझिएगा। दूसरा लॉजिक, अगर मैंने इन्हीं तीन संख्याओं को उठा लिया, जैसे आपके पास 12 है, आपके पास 15 है, आपके पास 20 है। मैंने अभी अभी एक लॉजिक आपको दिया, मैंने कहा लासा कहने के लिए वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक से पूर्णता कटती है, लेकिन लासा किसी भी दी गई संख्या से छोटी नहीं होती है, दी गई प्रत्येक संख्याओं में सबसे बड़ी होगी या उससे भी बड़ी संख्या लासा कहलाएगी। आप इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़े के पास जाइए। सबसे बड़ा कौन है? आपने नोटिस किया 20 है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि या तो लासा 20 होगा या 20 से बड़ा होगा, किसी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। तो आप गए 20 के पास। 20 क्या सबसे कट रहा है? नहीं कट रहा है। 20 किसी से नहीं कट रहा है। तो मैंने 20 का पहाड़ा करना शुरू किया। क्या मिला? 40। क्या 40 सबसे कटा? नहीं। फिर मैंने 20 का पहाड़ा किया 60। 60 इससे भी कटा, 60 इससे भी कटा, इसलिए 60 आपका एलसीएम हो गया। 60 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। जब भी कभी हमें लासा करना हो तो ध्यान रखना इस बात का, लासा किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है। लासा प्रत्येक संख्या से जो आपको दी गई है उनमें सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा होगा। इसलिए उस सबसे बड़े के पास जाइए और उसी के पहाड़े में कहीं ना कहीं लासा आपको नजर आएगा। इस बात को ध्यान देने की आपको जरूरत है। अब जैसे मैंने लासा बताया, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हिंदी में शार्ट में इसे हम मासा कहते हैं, क्योंकि यह गुणनखंडों में से लिया जाता है और लासा गुणजों में से लिया जाता है। क्योंकि जो दो समूह आपने बनाए हैं उन्हीं संख्याओं के, उन समूह का नेचर, उनकी जो वर्किंग है या जो उनकी जो है वैल्यूज है वो अलग अलग होती हैं। वो पता चले कि वो जो गुणनखंड की है और दूसरी पता चले गुणज की है। गुणजों में सबसे छोटा निकाला जाता है और गुणनखंडों में सबसे बड़ा निकाला जाता है। अब आप सोचो, मैंने जो परिभाषा दी, थोड़ा सा एक लाइन समझते चलिएगा। मैं आपसे कहूंगा, वह ध्यान सुनिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो कि प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर सके, जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर सके, वो आपकी क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर सके वह मासा कहलाती है। और मासा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मेरे पास 2-3 नंबर्स आप दे दो और आप कहो कि सर इसका मासा निकालिए, क्या निकालिए? मासा निकालिए, तो मैं मासा तो निकालूंगा, लेकिन मासा ध्यान रखना किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। करेक्ट? किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी होती है, लेकिन उसका काम होता है प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करना। प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करना, यह किसी भी दी गई संख्या से बड़ी हो ही नहीं सकती है। जैसे लासा किसी भी दी गई संख्या से छोटी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से मासा किसी भी दी गई संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करिए, मान लीजिए मैंने लिखा 24, मैंने लिखा 24 लिखा, मैंने लिखा यहां पर 16, मैंने लिखा यहां पर 36। मैंने ऐसे 3 नंबर्स लिख दिए। मैंने 24 लिखा, 16 लिखा और 36 लिखा। मैंने कहा मुझे इसका मासा निकालना है। तो मासा के लिए एक परिभाषा जो गुणनखंडों की उभयनिष्ठ है, तो हम प्रत्येक गुणनखंडों की बात करते हैं। जैसे 24 की, देखिए कैसे, सबसे पहले 1 जाएगा 24 बार, फिर 2 जाएगा 12 बार, फिर 3 जाएगा 8 बार, फिर 4 जाएगा 6 बार। ये सारे गुणनखंड आ गए किसके? 24 के। 16 की बात करिए, 1 जाएगा 16 बार, 2 जाएगा 8 बार और 4 जाएगा 4 बार, यही इसके गुणनखंड हो गए। करेक्ट है। 36 की बात करिए, 1 जाएगा 36 बार, 2 जाएगा 18 बार, 3 जाएगा 12 बार, 4 जाएगा 9 बार,
और 6 6 बार, तो 6 को ऐसे रख दीजिए। अब आप पीछे की तरफ चलिए और इस पीछे में कौन सा ऐसा नंबर दिखा जो प्रत्येक को विभाजित कर रहा है और पहला नंबर है। अगर मैं ढूंढने चला तो 12 सब में है नहीं, 8 सब में नहीं है, 6 की बात करा तो 6 सब में नहीं है। लेकिन जब मैंने नोटिस किया तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 यहां पर क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। मासा कौन हो जाएगा बताएं, 4 हो जाएगा। मासा इस सवाल का 4 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहली संख्या बड़ों की तरफ से अगर हम बढ़ते गए तो वह 4 दिखी जिसने सबको पूर्णतः विभाजित किया। सबको विभाजित करने वाला कौन नंबर दिखा, 4 दिखा। विभाजित तो 2 भी कर रहा है सबको, लेकिन 2 को हम मासा नहीं कह सकते हैं क्योंकि मासा का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपका 4 दिखा, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 4 सबको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। करने को 2 भी कर रहा है लेकिन 2 छोटा हो जाएगा 4 से। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि मासा निकालने जा रहा हूं और मैंने मासा आपको 4 बता दिया, और अगर आप मुझे 4 से बड़ा कोई नंबर दे दो जो सबको काट दे, तो मैं मानूंगा आपका सही है, मेरा गलत है। यही लासा मासा की अपनी एक खूबसूरती होती है, खासियत होती है। आप इसको समझिएगा। जो मैंने एक बात आपको बताया कि यही नंबर जो 24 है, जो 16 है, जो 36 है, 24 है, 16 है, 36 है, इन्हीं नंबर्स के लिए अगर मैं मासा कहूं तो मैंने आपको एक जैसे कॉन्सेप्ट दिया कि मासा कभी किसी से बड़ा नहीं हो सकता है। दी गई संख्याओं में सबसे छोटा होगा या उससे भी छोटा होगा। तो सबसे छोटे के पास गया मैं, जो 16 है। क्या 16 सबको काट रहा? नहीं। 16 को काटने वाला 8 है। क्या 8 सबको काटेगा? नहीं, इसको नहीं काट पाएगा। फिर कौन आया? 4। 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, इसलिए 4 ही अपना क्या है, मासा है। कुछ ऐसे थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ता है। यहां से मैं आपको एक अप्रोच देता हूं, उसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अगर आपको एक से अधिक संख्याएं दी जाएं, ए बी सी ऐसे कुछ और भी नंबर्स दिए जाएं, और आपसे 2 कैलकुलेशन करने को कहा जाए कि लासा निकालो इनका। क्या निकालो? लासा। तो आप लासा तो निकाल देंगे। लासा होगा क्या? लासा वह सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक बात बताया कि लासा किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है, किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है। इसको दिमाग में रखना है, लासा किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है, इसको समझिएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग चले मासा निकालने के लिए, तीनों का हम मासा निकालने गए, हमको मिला एचसीएफ, करेक्ट है। तो मासा कौन सी संख्या होगी? मासा किसे कहेंगे? सबसे सुनिएगा, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, वह मासा है जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे। लेकिन याद रखना, मासा किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है, किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अब आपको अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है लासा करो, आपसे कहा जा रहा है मासा करो, ध्यान रखना, लासा सबसे पूर्णतः कटती है, मासा सबको पूर्णतः काटती है, साथ साथ मासा लासा को भी काटती है, मासा इन संख्याओं के योग को भी काटती है, मासा इन संख्याओं के अंतर को भी काटती है, मासा इन संख्याओं के गुणनफल को भी काटती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दूं, मैंने आपको 2 नंबर दिया, मैंने कहा ए और बी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इसका लासा बताओ, चलो आपने लासा बता दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इसका मासा बताओ, तो आपने इसका मासा बता दिया। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो लासा होती है प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब इस लासा को ए भी काट देगा और बी भी काट देगा, मासा इस ए को भी काट देगा, बी को भी काट देगा, साथ साथ मासा इस संख्या को भी काट देगा। तो इसके लिए आपको एक अपनी कॉपी में नोट लिखना चाहिए। मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं, सुनिएगा। इस किसी भी समूह में कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो मैं आपको कह दूं कि जो मासा होता है, मासा, सुनिएगा ध्यान से इस बात को, क्या मैं बताने जा रहा हूं। मासा, पहली चीज, प्रत्येक
संख्याओं को, प्रत्येक संख्याओं को, उनके लासा को समझते चलिएगा, प्रत्येक संख्याओं को, इनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, सबको पूर्णतः विभाजित करती है, सबको पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मासा कौन होता है, आप कह दो बहुत पावरफुल होता है। कैसे पावरफुल होता है? इतना पावरफुल होता है कि वो दी गई सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, सबको पूर्णतः काट देता है। आइए थोड़ा चेक कर लें, सही बात बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं, चेक करिए, देखिए कैसे। जैसे हमने लिखा 12, हमने लिखा यहां पर 18। 12 और 18 मैंने दो संख्याएं ली आपको, मैं आपसे पूछूं कि इनका लासा बताइए क्या होगा। ऐसी संख्या ढूंढ के बताइए जो सबसे छोटी हो, दोनों से कटे। आप कंफर्म कर लीजिए 12 दोनों। भाई सबसे बड़ा कौन? भाई अगर हमें लासा करना है तो मैं सबसे बड़े के पास गया 18, क्या 18 12 से कट रहा है? नहीं। तो 18 का पहाड़ा क्या होता है? 36, 36 12 से भी कट जाएगा, इसलिए 36 ही लासा है, 36 ही कौन है? लासा है। अब मैं गया मासा निकालने, कौन निकालने गया? मासा। तो मासा को निकालने गया तो मैं भाई मासा किसी से बड़ा तो हो नहीं सकता, मैं सबसे छोटे के पास गया 12। 12 क्या 18 को काट देगा? नहीं काट पाएगा। 12 को कौन काटता है? 6। 6 क्या 18 को काट देगा? हाँ। तो 6 क्या हो गया? मासा। ये बातें कंफर्म हो गई। और मेरा साथ दीजिए, मैं जो आपको बताने चल रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि जो अपना मासा होता है बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। तो पहली चीज तो उसने 12 को काट दिया, उसने 18 को काट दिया, उसने 36 को भी काट दिया। 6 ने क्या किया? देखो 12 को काटा, 6 ने 18 को काटा, ये दोनों संख्याएं हो गई। क्या हो गई? संख्याएं। दोनों संख्याओं को उसने काट दिया। 6 ने लासा को काट दिया। लासा कौन था? लासा कौन था? 36। क्या 36 को नहीं काट पाएगा? बिल्कुल काट देगा। संख्याओं का योग करके देखिए, 12 और 18 जुड़कर कितना आएगा? जोड़ दीजिए, 30 आएगा। कितना आएगा? 30। 6 30 को भी काट देगा। अंतर देखिए, 12 और 18 का अंतर करिए, अंतर देखिए कितना आएगा? 6 आएगा। 6 6 को भी काट देगा। 12 गुणे 18 जो भी आएगा, 6 जब इसको भाग करेगा तो इसको भी पूर्णतः काट देगा। मेरा यह कहने का अर्थ है कि मासा दी गई सभी संख्याओं को, मासा उनके लासा को, मासा उनके योग को, मासा उनके अंतर को, मासा उनके गुणनफल को, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर देता है। इस बात को आप समझ गए हैं? किसी को डाउट है तो मुझे जरूर बता दें। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। इस बात को एकदम फैक्ट मान करके, ये सब लॉजिक ही है, और इन लॉजिक को अगर दिमाग में सेट किए रहेंगे तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। कुछ बातें मैं 2 3 4 ऐसी स्थितियां जो इस तरह के सवालों से हैं वो मैं आपको कंफर्म करता हूं, और हम इस क्लास को रेगुलर करने का आपको कमिटमेंट कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर बिहाफ पर इस कनेक्टिविटी में हमसे बने रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें, जुड़े रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि हमारी रीच, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और हमारा फोकस आपको पढ़ाने लिखाने को लेकर हमेशा अच्छा बना रहे। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबल होना, आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना बहुत ही जरूरी है। और ऐसी कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि आपको इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपको, ये देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप हम दे रहे हैं आपको, जो कि रीट परीक्षा को लेकर के ही, इसमें आप जरूर जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको क्लासेस दें, कोई नोट्स दें, तो सब कुछ यहां से आपको क्लियर होता दिखे। ठीक है, बाकी भी कनेक्टिविटी आपको पता ही है। हम कुछ सवालों पर चलते हैं। कुछ सवाल जो मैंने अभी पढ़ाए उसी से रिलेट करते हुए, उसी से एकदम क्लियर करते हुए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समूह का लासा दी गई संख्याओं में, जो संख्या आपको दी गई हैं उनमें केवल बड़ी होती है, संख्याओं से बड़ी होती है। जो लासा होता है, किसी भी संख्या समूह की बात किया जाए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि इनका लासा बताइए, तो आपने कहा लासा, चलो एक संख्या कोई x आएगी। लासा मैंने कहा था किसी भी संख्या से छोटी तो नहीं होती है, या तो उस संख्या के जो सबसे बड़ी संख्या या तो उसके बराबर होगी या उससे भी बड़ी होगी। अगर ऑप्शन को आप क्लिक करो तो लिखा है केवल बड़ी होती है, सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, केवल छोटी होती है। तो भाई छोटी का तो कोई सवाल नहीं है, केवल बड़ी ही नहीं होती है। कुछ ऐसे नंबर भी है, मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, जहां पर उसी समूह से ही आपको लासा मिल जाता है।
इसलिए आपको मैं जब भी कभी लासा की बात करूं तो छोटे को दिमाग से निकाल दीजिएगा। सबसे बड़ी होती है या उससे भी बड़ी होती है लासा किसी भी संख्या समूह की। जैसे मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, सुनिएगा, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें उस समूह से ही आपको डायरेक्ट लासा मिल जाता है। जैसे मिला 12, 24 और 48। ये मैंने आपको 3 नंबर दिया, मैंने कहा भाई इनका लासा बताओ क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी सजेस्ट किया कि लासा किसी से छोटा नहीं होता है। लासा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा, सबसे बड़े के पास जाने से ही लासा का दरवाजा खुलता है। जैसे कहते हैं ना कि हमको मोक्ष तभी होगा जब भगवान की हम प्रार्थना करेंगे, सफलता तभी मिलेगी जब हमको मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। वैसे लासा अगर ढूंढना है ना आप, तो सबसे बड़े के पास जाओ। सबसे बड़ा जो है यहां पर वो कौन है बताएं? 48 है। 48 किस किस से कट रहा है? 48 24 से कट रहा है, 48 12 से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? मतलब 48 सबसे कट रहा है। ऐसी स्थिति में यही आपका लासा है। तो लासा जरूरी नहीं कि दी गई संख्याओं में हमेशा सबसे बड़ा ही हो, सॉरी मतलब यहां पर जैसे लिखा है सबसे, जैसे देखिए क्या लिखा है, केवल बड़ी ही हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। दी गई संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर भी लासा हो सकती है। तो आपने नोटिस किया कि जो सबसे बड़ी है उसी के बराबर आपको लासा मिल जा रहा है। तो इसलिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो हमने बताया या उससे भी बड़ी संख्या लासा होती है। जैसे अभी यहीं पर 12, 24, 36 होता तो आपको लासा कुछ और मिलता, अर्थात जैसे हम आपको कह देते कि 12 है, 24 है और 36 है। अब आप बताओ लासा क्या होगा? तब आप जब बड़े के पास जाते, बड़े के पास तो कौन है बड़ा? 36 है। क्या 36 सबके पहाड़े में आ रहा है? 12 में तो आ रहा है लेकिन 24 में नहीं आ रहा है। इसलिए हम 36 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 72 मिलेगा। अब वह 24 के भी पहाड़े में आ गया। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन इस सवाल का सबसे सही उत्तर होगा। और आप लोग इसको नोट कर ले, कंफर्म कर ले। क्लियर है ना? आगे बढ़िएगा। देखिए इसको, किसी भी संख्या समूह का मासा, उसी क्रम में जब मासा निकालने की बात होती है, किसी भी संख्या समूह का जो मासा होता है, दी गई संख्याओं में जो संख्याएं आपको दी गई हैं, सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है, केवल बड़ी ही होती है, केवल छोटी ही होती है। आइए इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। जैसे मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं, ए बी, ऐसे हमने नंबर्स दे दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मुझे मासा बताओ क्या होगा। तो आपको मैंने सवाल बताते समय ही, शुरू में डिफिनीशन बताते समय कंफर्म किया था कि मासा सबसे, भाई डिफिनीशन के हिसाब से चले तो सबसे बड़ी वह संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। लेकिन मासा किसी भी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। मासा सबसे छोटी होगी या उससे भी छोटी होगी। इस बात को दिमाग में सेट करिएगा। जैसे मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं, सपोज करिए मैंने आपको 18 दे दिया, मैंने आपको 24 दे दिया, मैंने कहा इसका मासा निकालो, मैंने आपसे कहा इसका मासा निकालो, तो आप गए सबसे छोटे के पास, क्योंकि मासा किसी से बड़ा नहीं होता है। 18, क्या 18 24 को काट देगा? नहीं। 18 को काटने वाला कौन है? 9 है सबसे पहले। 9 का दिमाग से निकाल दीजिए, ख्याल ही निकाल दीजिए, क्योंकि 9 24 को नहीं काट पाएगा। 6 ऐसी संख्या है जो 18 को काट देता है, तो 6 24 को भी काट देता है, इसलिए 6 मासा हो गया। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी से छोटी संख्या भी मासा होगी। लेकिन ऐसे भी सवाल होंगे जैसे 12 दिया है, 72 दिया है, और मैंने आपसे कहा कि इसका बताओ आप मासा क्या होगा। तो मासा इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 12 ही है, क्योंकि 12 72 को पूर्णतः काट देगी। इसलिए ऐसे सवाल जब भी आपको डिफिनीशंस में फेस करने को मिले तो मासा सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी होती है। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर ले, कंफर्म कर ले। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस कनेक्टिविटी को बनाना है, इस पैटर्न को बनाना है, जिससे कि कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे एक सवाल और इसी डिफिनीशन पर आपको समझना है, किसी भी संख्या समूह का जो मासा होता है पूर्णतः विभाजित कर सकता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कभी भी हम आपको कुछ संख्याएं दें, ए दिया, बी दिया, सी दिया, और मैं आपसे कहूं कि इसका निकालो मासा, क्या निकालो? मासा, और या तो निकालो लासा, भाई कुछ भी निकालने की बात आती है। तो मैंने अभी अभी आपको एक फैक्ट बताया, मैंने कहा जो अपना मासा है वो इतना पावरफुल है कि वह सब संख्याओं को काटता है, उनके लासा को काटता है, उनके जोड़ को काटता है, उनके अंतर को काटता है, उनके गुणनफल को काटता है, वो सबको काट देता है। ये बताया था मैंने आपको। पढ़िए, लिखा है किसी संख्या समूह का जो मासा है
वह पूर्णतः विभाजित करता है, सभी संख्याओं को बिल्कुल करता है, उनके लासा को हाँ करता है, उनके योग के हाँ करता है, तो यहां पर उपर्युक्त सभी को वह विभाजित करता है। तो इसलिए राइट सोल्यूशन इसका डी ऑप्शन होगा। जो मासा होगा वो सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, ना ही केवल अकेले लासा को, ना ही अकेले संख्याओं को, ना ही अकेले योग को, ना ही अकेले गुणनफल को, सबको काट सकता है, इतना पावरफुल होता है। मैंने इसी चीज को आपको पहले भी डिफिनीशन और लॉजिक में बता रखा था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एकदम नोट करते चलिए, कंफर्म करते चलिएगा। अगला देख लीजिएगा, 5 इसमें मैं आज करता हूं, आप इसको पहले अगला पढ़िए, देखिए क्या होता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है उसकी बात करिए। पढ़िए, दो संख्याएं या दोनों संख्याएं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, कि एचसीएफ मासा और एलसीएम क्रमशः 15 और 120 है। हमने यहां पर लिखा एचसीएफ, ध्यान सुनते चलिएगा, और यहां पर लिखा एलसीएम। दो संख्याएं कोई x और y है, जिसके लासा को इसने कहा 120 है और मासा को इसने कहा 15 है। जो लासा होता है वो हमेशा मासा से पूर्णतः विभाजित होता है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी तो सत्य हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है कि किसी का लासा अगर 120 है तो मासा 15 हो सकता है। दोनों संख्याएं x और y के एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः 20 और 250 है। यहां 20 लिखा, यहां 250। क्या 20 250 को पूर्णतः काट सकता है? नहीं काट सकता है। अगर नहीं काट सकता है तो यह सवाल, यह स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, गलत है, और हमको गलत ही ढूंढना था, जो सही नहीं था वही ढूंढना था। इसलिए यहां पर हम बी ऑप्शन पर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई दो संख्याएं दुनिया में संभव नहीं हो सकती हैं जिनका लासा 20 है और मासा 250 है, क्योंकि 20 250 को पूर्णतः काट नहीं सकता, जबकि पीछे हमने बताया कि मासा हमेशा लासा को पूर्णतः विभाजित करता है। उसी लॉजिक पर अगर आप चलते हैं, चलिए अगला देख लीजिएगा। भाई आंसर तो मिल गया है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए। दोनों संख्याएं x और y के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 14 है। अभी यहां पर पहले एलसीएम रख दिया, फिर एचसीएफ कर दिया। एलसीएम कितना दिया है? 70, और एचसीएफ कितना दिया? 14। 14 पंचे 70 बिल्कुल है, ये भी सही है। दोनों संख्याएं x और y के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 290 और 58 है। 58 पंचे देखिए आपका सीधा सीधा जा रहा है, यह भी सही है। इसमें डी ऑप्शन गलत स्टेटमेंट है, और जो गलत है वही अपने लिए सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है बातें, और कंफर्म करते चलिएगा जी। कोई दिक्कत किसी को हो तो जरूर हमें कमेंट से बताइएगा, जिससे कि हम इसको एकदम सत्य कर लें, समझ लें। अब देखो, इसी पैटर्न पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है इस सवाल का सही आंसर कमेंट करने की। आप प्लीज आंसर हमें कमेंट करें, हम आपके सॉल्यूशन का वेट करेंगे और इंतजार करेंगे आपका सही आंसर क्या होता है। कल इसकी और एक शानदार क्लास लेते हुए इसके रिलेवेंट प्रश्नों को जो परीक्षा में आपको मिल सकते हैं उनको मैं हल कराऊंगा। तो अभी आज के लिए मैं आपकी क्लास यहीं पर ब्रेक कर रहा हूं, कल मुलाकात होगी इस आंसर के साथ। पहले तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा अपनी पूरी जिम्मेदारी से। बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होती है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।